बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कार्डियक टेम्पोनेट। हम देखेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या कंडीशन है और ये इसके क्या काज बनते हैं जो कि कार्डियक टेम्पोनेट करवा सकते हैं। और कार्डियक टेम्पोनेट अगर किसी को हो जाती है उसके बाद पेशेंट के अंदर हमें क्लिनिकल फ़ीचर क्या देखने को मिलते हैं कि पेशेंट किन क्लिनिकल फ़ीचर के साथ हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है। और जब क्लिनिकल फ़ीचर हमें हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट में मिल जाते हैं तो मज़ीद हम कन्फर्मेटरी डायग्नोज बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करवाते होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के बाद हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर हमने ट्रीटमेंट क्या करवाना होता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे आज कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कार्डियक टेम्पोनेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक्सेस फ्लूइड जो है वो अकमुलेशन हो जाता है अराउंड द पेरिकार्डियल कैविटी। इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते होते हैं। हमें पता है कि हमारे हार्ट की इनर लेयर जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है जो कि हार्ट के वाल्व को लाइन कर रही होती है। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है उसको हम मायोकार्डियम कहते होते हैं। हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम ये पल्मोनरी ट्रंक होता है और इसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते होते हैं, पीवी। ठीक हो गया। और हमारी हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम पेरिकार्डियम कहते होते हैं या एपिकार्डियम भी कहते हैं। अब होता क्या है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो होता है वाल्व उसको हम मिट्रल वाल्व कहते होते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है उसको हम एओर्टिक वाल्व कहते होते हैं। एओर्टा की आगे फर्दर 3 ब्रांचेस होती है। असेंडिंग एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा होता है, आर्च ऑफ एओर्टा के आगे मज़ीद ब्रांचेस होती है, डिसेंडिंग एओर्टा होता है। हमने यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट को डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारा वास्ता जो पड़ेगा वो पेरिकार्डियम से पड़ेगा, तो इसलिए हम मज़ीद ये एओर्टा को, ये वेंट्रिकल को, मिट्रल वाल्व को डिस्कस नहीं करेंगे। हमने पेरिकार्डियम को डिस्कस करना है कि अगर पेरिकार्डियम में फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाती है जिसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कह रहे हैं तो पेशेंट के अंदर हमें क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेंगे और पेशेंट किस तरह हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है और हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते होते हैं फिर कंफर्मेटरी डायग्नोज बनाने के लिए। तो इसलिए ये तो एक नॉर्मल रिव्यू है ना कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारे हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और इसको राइट एट्रियम में ड्रेन करती होती है। उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर बॉडी के पेरिफेरल एरिया से ब्लड लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड और इसको राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। सुपीरियर वेना केवा में 2 वेन्स और ड्रेन करती है जिन्हें हम एक को हम कहते हैं, ऐसे होती है, एक होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है और एक इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन्स। उसके बाद क्या होता है कि अगर तो पेरिकार्डियम लेयर की डैमेजिंग हो जाती है, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम पेरिकार्डाइटिस कहते होते थे। यह हार्ट की मिडल लेयर है जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिज़ीज़ आ जाती है इसके, या अगर मायोकार्डियम के मसल जो है वो डायलेट कर जाते हैं तो उसको हम कार्डियोमायोपैथी कहते होते थे, जिसके अंदर 3 डिज़ीज़ आ जाती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की आगे 2 और टाइप्स होती है जैसा कि पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है और उसके बाद एक होती है हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम। उसके बाद जो दूसरी होती थी वो हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती थी। उसके बाद तीसरी जो थी वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी थी। अगर एंडोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से तो उसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते होते थे।
ये तो थी नॉर्मल एक डायग्राम और इसके बारे में नॉर्मल एक्सप्लेनेशन फिजियोलॉजिकली। अब अगर पेरिकार्डियम लेयर में एक्सेस फ्लूइड की रैपिडली एकमुलेशन हो जाती है तो इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते होते हैं। नॉर्मली हमारी पेरिकार्डियम लेयर के अंदर कैविटी के अंदर 10 ml से 50 ml तक फ्लूइड होता है जो कि हमारे हार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। ये नॉर्मली फ्लूइड होता है हर आदमी की पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। तो अगर 50 ml से अबव ब्लड फ्लूइड हो जाता है, इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो इसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहते होते थे। अब कार्डियक टेम्पोनेट अगर तो रैपिडली फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट कहेंगे। बट अगर ग्रेजुअली स्लो ऑनसेट इसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती रहती है तो उसको हम पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहते होते थे। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या काज बन सकते हैं जो कि कार्डियक टेम्पोनेट करवा सकते हैं। इसका फर्स्ट काज जो कहते हैं कि वो अभी तक 90% जो केसेस होते हैं उनके अंदर मोस्टली इडियोपैथिक है। एग्जैक्ट काज कार्डियक टेम्पोनेट का अभी तक 90% ये कंसीडर किया जाता है कि इडियोपैथिक है, मगर ये भी बिलीव किया जाता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसके अंदर बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो कि एबनॉर्मली रिएक्ट करता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करवा देता है, उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते होते हैं। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर हमने एग्जांपल कौन सी ली, SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करती है और ये बॉडी के 11 ऑर्गन्स को जो है कि अफेक्ट कर सकती है। ये एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसके बाद जो थर्ड काज आ जाता है वो होता है गन शूट हो सकता है। अगर किसी को गन शॉट हुआ है तो उसकी वजह से भी उसकी पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो सकती है और ये भी कार्डियक टेम्पोनेट करवा सकती है। और अगर किसी को ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है अगर किसी को ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, उसने एंजियोग्राफी करवाई है तो उसके बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है एंजियोग्राफी करवाने के बाद, तो वो भी पेरिकार्डियम लेयर में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन करवा सकता है और इस तरह उसको भी पेरिकार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर हमें देखने को क्या मिलते हैं। तो इसके अंदर आपने ब्रिक्स ट्राइएड को याद रखना है। ट्राइएड का मतलब होता है कि कम्बिनेशंस ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के मिलाप को हम ट्राइएड कहते होते हैं। तो इसने आप 3 क्लिनिकल फीचर जो है इसके वो याद रखने हैं। जब भी आपको ये 3 क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल केस के अंदर आ जाए तो आपने आंखें बंद करके टिक लगा देना है कि ये पेशेंट जो होगा ये कार्डियक टेम्पोनेट का पेशेंट होगा। ब्रिक्स एक साइंसदान था, एक कार्डियोलॉजिस्ट था जिसने कार्डियक टेम्पोनेट वाले पेशेंट में फ़र्स्ट टाइम ये 3 ट्राइएड देखे थे। तो उसके नाम से फिर ये 3 ट्राइएड्स का नाम दिया गया ब्रिक्स ट्राइएड। एक तो हाइपोटेंशन मिलता है, दूसरा जो मिलता है वो आपको JVP इंक्रीज़ मिलता है, जे जुगुलर वीनस पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ मिलता है। तीसरा जो मिलता है वो आपको मफल्ड हार्ट साउंड मिलती है, मफल्ड साउंड। इसको एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी कह सकते हैं क्योंकि मफल्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। अब ये देखें, नॉर्मली इसमें 50 ml फ्लूइड होता है पेरिकार्डियम कैविटी में। अगर फ्लूइड की जब एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगी तो ये वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्रेशन करवाएंगे वेंट्रिकल को। जब इनकी वेंट्रिकल की कंप्रेशन करवाएंगे तो वेंट्रिकल का साइज़ कम होगा और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है कि वो इंक्रीज़ होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी
तो इनको डायासिस्टोल रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड जो है वो कम मिलेगा, क्योंकि इधर फ्लूइड की एकमुलेशन हुई पड़ी है। तो जब इनको रिलैक्सेशन का टाइम कम मिलेगा तो ये लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कम लेंगे। जब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड कम लेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो एओर्टा में ब्लड कम इजेक्ट करेंगे। जब एओर्टा में ब्लड कम जाएगा तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा और पेशेंट के अंदर बीपी डिक्रीज़ मिलेगा और हाइपोटेंसिव होएगा। कार्डियक टेम्पोनेट का पेशेंट जब भी आप बीपी चेक करते हो उसका बीपी जो है वो आपको कम मिलता होता है, हाइपोटेंसिव पेशेंट होता है। उसके बाद जेवीपी का क्या सीन आता है, देखें जब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है ये पेरिकार्डियम में, जब एक्सेस फ्लूइड जो है इनसाइड को कंप्रेशन करवा रहा है और वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो कम हो रहा है, ल्यूमेन एरिया कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो राइट वेंट्रिकल जो है वो राइट एट्रियम से ब्लड कम लेगा, क्योंकि इसके अंदर एरिया कम है, ऊपर से ये इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा रहा है। तो जब राइट एट्रियम से ब्लड कम लेगा तो हमें पता है कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा जो है वो ड्रेन करती है। तो सुपीरियर वेना केवा से फिर राइट एट्रियम जो है, जब राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा हो जाएगा तो ये इससे ब्लड नहीं लेगा। तो सुपीरियर वेना केवा में हमें पता है कि जुगुलर वेन्स ड्रेन कर रही होती है। तो जब सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो इनडायरेक्टली जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा और इस पेशेंट की जो है जुगुलर वेन्स वो है डिस्टेंडेड मिलेगी। और ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि ये खुद चल के हॉस्पिटल में आपके पास नहीं आ सकते, इनको ये फैमिली के साथ हॉस्पिटल में आते हैं। उसके बाद मफल्ड हार्ट साउंड क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, वेंट्रिकल का एरिया जो है वो कम हो रहा है। तो जब वेंट्रिकल का एरिया कम होगा तो वेंट्रिकल के जो वाल्व होंगे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगी वो नॉर्मल होगी क्या? नहीं, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो वो भी अब नॉर्मल होगी। तो जब उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो अब नॉर्मल होगी तो पेशेंट के अंदर हार्ट साउंड भी अब नॉर्मल हमें मिलेगी, जिसे हम मफल्ड हार्ट साउंड का कहते होते हैं। अब क्लिनिकल केस कैसे आपके पास आता है, प्रेजेंट देखें, वो कहते हैं कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है जिसकी जुगुलर वेनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ है, जुगुलर वेन्स वो है डिस्टेंड की हुई है और हाइपोटेंसिव पेशेंट है, उसके अंदर मफल्ड हार्ट साउंड मिलता है देखने को। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन करता है तो उसकी पल्स जो है वो वीक मिलती है। जब वेंट्रिकल से ब्लड आगे कम जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो पल्स वीक होगी। तो इसके अंदर जो है वो डायग्नोज क्या होगा, तो वो डायग्नोज होगा कार्डियक टेम्पोनेट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आप एक्सरे करवाते होते हैं। जब आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको वेंट्रिकल का साइज़ जो है वो स्क्वीज़ मिलेगा। आपको पता है कि जब पेरिकार्डियम कैविटी में ब्लड फ्लूइड की एकमुलेशन हो रही है तो ये वेंट्रिकल को कंप्रेशन कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल को कंप्रेशन करेंगे तो इनका साइज़ जो है वो ल्यूमन एरिया कम मिलेगा, तो इसलिए आपको एक्सरे पे वेंट्रिकल जो होते हैं वो स्क्वीज़ मिलते होते हैं। दूसरा जो होती है इन्वेस्टिगेशन वो ईसीजी करवाते होते हैं। तो ईसीजी आपको शो करती है लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स।
अब हम देखते हैं कि हमने ट्रीटमेंट इसका क्या करना होता है पेशेंट का। पेरिकार्डियोसेंथिसिस करनी होती है। पेरिकार्डियोसेंथिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम स्मॉल नीडल को इंसर्ट करते होते हैं पेरिकार्डियम कैविटी के अंदर, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हुई पड़ी होती है उसको हम जो है वो एक्सक्रीट करवा देते होते हैं। जब हम एक्स्ट्रा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन जो हुई पड़ी है उसको एक्सक्रीट करवाएंगे तो ये नॉर्मल जो फ्लूइड है 50 ml वो अंदर ही हम रहने देंगे। अगर वो हम कम करवा देते हैं अनफॉर्चुनेटली तो पेशेंट के अंदर जो है वो लिब्रिकेशन जो है वो कम हो जाएगी और फ्रिक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जब हम फ्लूइड को कम करेंगे इसके अंदर 50 ml जो नॉर्मल होता है उतना रह जाएगा, तो ये जो वेंट्रिकल स्क्वीज़ हुए पड़े थे, वेंट्रिकल का एरिया कम हुआ था, ये अपनी नॉर्मल एरिया में आ जाएंगे। जब ये नॉर्मल एरिया में आएंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, जब कंट्रैक्टिलिटी इनकी इंक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो बीपी जो होगा वो इनका नॉर्मल हो जाएगा, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक हो गया काम। अब दूसरा, जब जब फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को हमने कम करवा दिया पेरिकार्डियोसेंथिसिस के ज़रिए, तो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो नॉर्मल हो गई। वेंट्रिकल का एरिया जो है वो नॉर्मल आ गया। जब एरिया नॉर्मल आ गया तो राइट वेंट्रिकल का एरिया जब नॉर्मल होगा तो ये राइट एट्रियम से अपना नॉर्मल जो ब्लड लेते हैं वो उतना लेना शुरू कर देंगे। जब उतना लेंगे तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा भी ड्रेन करेगी नॉर्मल मामूल के मुताबिक, तो जेवीपी भी हमें डिक्रीज़ मिल जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा अपनी सिचुएशन में। जब वेंट्रिकल का एरिया नॉर्मल हो जाएगा तो इनके अंदर जो फ्लूइड की अकमुलेशन होगी वो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो नॉर्मल होगी। तो उसके बाद जब वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो इस तरह हमें हार्ट साउंड भी फिर नॉर्मल मिलती होती है। तो ये इसका जो है ट्रीटमेंट था पेरिकार्डियोसेंथिसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियक टेम्पोनेड।